सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले सारी क्लास विधिवत तरीके से हो चुकी हैं, वो आपके प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी, इसी चैनल पर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, भारत के महामहिम, न्याय की मूर्ति, न्याय का देवता, कुछ भी कहें, बहुत सारे नाम हैं। इज्जत में माय लॉर्ड कहें, तो बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, उसकी विशेषताएं, उसकी खामियां और कमियां, दोनों पर चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में क्या महत्वता है, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से पहले हम ये जान लें कि सुप्रीम न्याय हमेशा पुराणों में भी था, राजाओं के पास भी था। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे जो अर्थशास्त्र लिखा है वो न्याय से संबंधित है। उस चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक चीज लिखी हुई है कि राजा को उस तरह का न्याय देना चाहिए जैसे, और उस तरह का टैक्स लेना चाहिए कि जैसे सूर्य टैक्स लेता है, जैसे आदमी से भी ले लेता है, पेड़ों से ले लेता है, जानवरों से भी, कुआं, तालाब, पोखर, नाले, गड्ढे सबसे ले लेता है, लेकिन उसका टैक्स किसी को महसूस नहीं होता। और जब उसको वाष्प के रूप में जब पानी ले लेता है और एक समय पर जहाँ जरूरत होती है वहां पर बरसात करा देता है, तो सूर्य की तरह टैक्स ले, ऐसा अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा। ये कई वेद पुराण सब न्याय से चलते थे, तो आज के जमाने में भी हमें न्याय की जरूरत थी। तो 1935 में अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। आते आते जब हम वो उनसे आज़ाद हो गए तो फिर हमने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, तो मैरिस गुएर इसके पहले न्यायाधीश थे। जब 1935 में जब ये सुप्रीम कोर्ट आया, अधिनियम आया, आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई, और जिसमें सबसे पहले आजाद भारत के पहले जो बड़े थे हमारे न्यायाधीश थे वो थे जे कानिया जी। जे हीरालाल जे कानिया पहले स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे, और भारत के संघी, एक सेकंड, हाँ, भारत के संघीय राज्य की स्थापना के बाद एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान भी किया गया था। हम बात करेंगे निकाय के गठन से। ये निकाय है जो सुप्रीम कोर्ट, उसका गठन होता है अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक इसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। राष्ट्रपति से बोलना, राष्ट्रपति परामर्श कब लेंगे, राष्ट्रपति कब इनको शपथ दिलाएंगे, ऐसी बहुत सारी चर्चाओं पर हम बात करेंगे। हमारा जो सेशन है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हम आज पहली क्लास और अगली क्लास दोनों में कराएंगे। पहली बार डिटेल से पढ़ाएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन लगवाएंगे इस क्लास के बाद। ठीक है, तो दूसरे पार्ट का जल्दी ही इंतजार करें आप। तो संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के प्रावधान करता है। तो वो कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें कुछ जज होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। मतलब जज का मतलब न्यायाधीश से है मेरा। तो अभी वर्तमान में तो 33 + 1 का आंकड़ा है, जो कि 33 जज हैं और एक सीजीआई यानी चीफ है, तो टोटल 34 हैं, लेकिन 34। लेकिन शुरुआत में क्या था, प्रारंभ में एक सीनियर था और 7 जूनियर थे, ये हम न्यायाधीश बोल सकते हैं। मुख्यालय इसका रहने वाला है हमारा दिल्ली। पहले जब आया था 1773 के एक्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तब एक हाई कोर्ट था। ठीक है, सुप्रीम कब बना, कब जगह जगह हाई कोर्ट हो गए, तो एक सुप्रीम बनाना था। अब ऐसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के रूप में सुनवाई दिल्ली के अलावा कहीं भी हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि तमिलनाडु में कोई न्याय है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी से, सीजीआई की सलाह पर वहां से कोई एक ब्रांच, यानी कहते हैं ना, एक पीठ बनकर वहां पर तमिलनाडु या जो दक्षिण भारत के या जो दूर पड़ता है दिल्ली से, वहां पर सुनवाई हो सकती है। ठीक है, स्थान बदला जा सकता है, आगे चलकर दिल्ली के अलावा कहीं और सुप्रीम कोर्ट नई बिल्डिंग बनाई जा सकती है। ये भी आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है, लेकिन सीजीआई के द्वारा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। हम नहीं, मेरा मतलब है राष्ट्रपति जी दूसरी जगह भी सुप्रीम कोर्ट बदल सकते हैं, दूसरी जगह बिल्डिंग में उद्घाटन कर सकते हैं। ठीक है, पात्रता की बात करें, यहाँ पर पात्र कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होगा वो किस तरह का प्राणी पात्र होगा, कौन नहीं हो पाएगा। पात्र के हिसाब से अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक हो, स्वाभाविक सी बात है, नेताओं के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी। वो अलग बात है, इसमें नेपोटिज्म बहुत बड़ी लेवल पे चलता है, क्योंकि आगे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों तक हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुका हो या फिर एक से अधिक न्यायालयों में काम कर चुका हो, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाएगा।
और 10 वर्षों तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील रहा हो या जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हो, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। अभी मैंने मुख्य जज की बात नहीं की, सिर्फ जज बन जाएगा। राष्ट्रपति की राय में प्रांगत न्यायविद हो या राष्ट्रपति नजर में ऐसा आदमी हो कि उसे उन्हें लगता हो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए पात्र है, यानी पारंगत न्यायविद हो, एक विद्वान हो लॉ के क्षेत्र में, तो उसे भी बना सकते हैं। नियुक्ति कौन करेंगे? तो नियुक्ति भी 124 में ही लिखी हुई है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, लेकिन पूछकर, लेकिन किसको पूछकर? वहां के सीजीआई को पूछकर कि अब बताओ आपकी गद्दी पर अगला वारिस कौन होगा। मेरा वारिस से मतलब यही है कि उनको पूछने का मतलब है कि आप बताएं किसको बिठाएं। राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करने से पहले ऐसे न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है जिसे जो अभी सीजीआई पद पर बैठा हुआ है और वो आवश्यक समझे। तो भाई कोई रिश्तेदार ही रिश्तेदार को समझेगा। एक अभी डीवाई चंद्रचूड़ हैं, भाई भी चंद्रचूड़ उनके बेटे थे, तो डीवाई चंद्रचूड़ सबसे कार्यकाल लंबा दिए, उनके बाद उनके बेटे आए भाई भी चंद्रचूड़ अभी 50वें नंबर के। तो इसके बाद भी उन्होंने पूछ कर ही दूसरे जो संजीव खन्ना जी आए, वो भी उनके सजेशन पर भी आए, वो भी किसी को सजेस्ट करके जाएंगे, वो भी नीचे सजेस्ट करके जाएंगे। तो ऐसा चलता रहता है। आज तक की कहानी है, एक रिपोर्ट के अनुसार 4000 परिवार ही बताए गए, 4000 परिवारों से ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं। अन्यथा हर के लिए ऑफर नहीं है। ये वैकेंसीज तो है लेकिन इसमें ओपन भर्ती नहीं है, ठीक है, भर्ती तो निकलती है। ये नियुक्ति कभी देखा है कि जज साहब की पत्नी वो भी सिविल जज की दमाद है, वो भी सिविल जज, उनकी बेटी की दमाद, बेटी की दमाद, पता नहीं नाना मौसा मामी फूफी फूफा खाला खालू कालू सब के सब, मतलब एक दूसरे के रिश्ते वकीलों के वकील मिलेंगे, जजों के जज ही मिलेंगे, ऐसा है, ठीक है। सीजीआई के परामर्श से सीजीआई के अलावा एक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और परामर्श बाध्यकारी माना जाएगा, ध्यान रखना। अगर जो वो कह देंगे कि ये बंदा होगा जज तो होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी सिर्फ शपथ दिलाते हैं और अपनी मुहर मारते हैं कि भाई इसको मैंने नियुक्त कर दिए हैं। नियुक्ति हो गई, पात्रता हो गई, शपथ की बात करने ये भी अनुच्छेद 124 में ही वर्णित है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेता है। राष्ट्रपति खुद दिला सकते हैं या राष्ट्रपति किसी को चुनने के भाई मैं इसको खड़ा करता हूँ, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, इसके सामने शपथ ले लो, ये भी हो सकता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी को अपनी जगह पर कर जाए, उसके सामने उनको शपथ लेनी होगी। ये दिया हुआ है 30 अनुसूची में, जो कि शपथ को बताती है, ठीक है। 30 अनुसूची के मसौदे के अनुसार संविधान और कानूनों की रक्षा करने की ये शपथ लेते हैं। हम संविधान को भी बचाएंगे और कानून को बनाए रखेंगे, ठीक। किस प्रकार का कानून बनाएंगे वो इनकी डायरी में होगा। कार्यकाल की बात करें तो ये भी 124 में दिया हुआ है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक जो भी हो जाए, ये इससे पहले राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। लेकिन क्या ये अपना त्याग पत्र देने के बाद 5 साल के बाद कम आ सकते हैं या फिर से ये अपनी गद्दी संभाल सकते हैं? तो बिल्कुल संभाल सकते हैं। ये भी प्रावधान है, आओ बताते हैं। ये प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? पहले तो इनके हटाने की प्रक्रिया देख लो। हटाएंगे भी अपनी मर्जी से, आएंगे भी अपनी मर्जी से। तो राष्ट्रपति कौन है? फिर रबड़ की मोहर, ऐसा ही माने राष्ट्रपति इस मामले में रबड़ की मोहर ही है, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक जज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का। इसमें डिस्चार्ज करने का विस्तार से उल्लेख दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पद से हटने का आधार सिद्ध कदाचार अयोग्यता होनी चाहिए, या उस पर कोई आरोप हो या फिर उस पर ऐसी कोई अयोग्यता का वो हो कि ये अयोग्य व्यक्ति है, तो हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उंगली उठाए कौन? वही कहानी सुनी आपने कि चूहा ने एक संगोष्ठी बनाई, उन्होंने कहा कि बिल्ली आती है रोज खा जाती है, कहीं ऐसा करो बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, तो बिल्ली आएगी तो बच जाएगी, तो हम भाग जाएंगे। लेकिन बात समस्या यहाँ आई कि उसकी गले में घंटी बांधे कौन? वही यहाँ पर हिसाब है। जजों को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव आना कैसे चाहिए? तो जनता से द्वारा चुने गए लोग हैं, यानी लोकसभा के, उनमें बस 10 ही लोग हों, और राज्यसभा से 50 होने चाहिए, 50 सदस्य, जो कि जनता द्वारा सीधे नहीं चुने गए, वो 50 होने चाहिए। तो भाई उनके खिलाफ कुछ किया जा सकता है। हटाने के प्रस्ताव में सबसे पहले सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है, ये सबसे पहले अध्यक्ष होंगे। यह सभापति सहमत नहीं है तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, और स्वीकृत होने पर इसे सदन में रखा जाता है। अस्वीकार हो जाएगा दोबारा, और स्वीकृत हो गया तो सदन में रखा जाता है, ये नहीं कार्रवाई की जाए उस पर, ठीक है। तो हटेंगे ये भी अपनी मर्जी से ही। अच्छा, सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो, आरोप पत्र की जांच के लिए 30 सदस्यीय जांच समिति बनाएगी। देखो कितने इसमें वो लगा दिए,
इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी उन्हीं का आदमी जो उन्हें हटवाना चाह रहा है, और एक हाईकोर्ट का और प्रसिद्ध न्यायविद शामिल होते हैं। प्रसिद्ध न्यायविद का मतलब है एक और कोई अन्य इसमें शामिल होगा इनको हटाने के लिए कि भाई इन पर कदाचार या फिर अयोग्यता साबित हुई है। ठीक है। अच्छा, एक कमेटी क्या करेगी? आरोपों की जांच करेगी। जांच तो आज मालूम है भारत में कितनी जोरदार होती है। तो यदि आरोप सही नहीं पाए जाते तो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इस सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। मतलब गुनहगार हो तो रख जाओ, यहां पर वोट पड़ेंगे। गुनहगार नहीं हो तो तुरंत ही खत्म। मतलब इस मामले में फैसला तुरंत है। गुनहगार पाए गए तो एक और जांच, फिर पाए गए तो एक और जांच, जांच चलती रहेगी। आज तक का इतिहास है किसी पे कदाचार या योग्यता का ऐसा आरोप नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने इस्तीफा दिया हो। इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष जो कि राष्ट्रपति से जितना होता है, जो दूसरे सदन में भेजा जाता है, पहले ने पास कर दिया दूसरे फेल कर देगा। दूसरे 50 लोग हैं वो भी अपना विशेष बहुमत से जरूरत होती है। पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करता है, यह बाध्यकारी है। लेकिन आरोप पत्र की जांच करने संदर्भ में आरोपी जज अपना पक्ष वकील के माध्यम से राष्ट्रपति के सामने भी रख सकते हैं, खुद और वकील के साथ में। मतलब यही हुआ ना, लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आ जाओ वेतन भत्ते की बात कर लें। अनुसूची 2 में 3 संपत्ति 2 में किसी तनख्वाह की बात की गई है इनके की। तो पहले तो ये इनका जो तनख्वाह निकलेगी वो संचित निधि से निकलेगी, जो टैक्स इतना घटा हुआ है किसी डिपार्टमेंट से नहीं आएगी, पहली बात, ताकि डिपार्टमेंट कोई भी इन पर दबाव ना बनाए। इनको फ्रीडम बॉडी बताया गया है। इसका निर्धारण संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। वर्तमान में अभी सीजीआई की तनख्वाह 2,80,000 है और अन्य जजों की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए है। ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अनुच्छेद 126 ये कहता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। अब वो कब हो सकते हैं कि जैसे मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे या निष्कासन स्थिति में हो जाए तो राष्ट्रपति एक कार्यवाहक न्यायालय, मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश में से एक को कार्यवाहक न्यायाधीश बना देगा, यानी सीजीआई की जगह पर बिठा देगा। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश यानी अनुच्छेद 127 कह रहा है तदर्थ न्यायाधीश, ये कौन होते हैं तदर्थ न्यायाधीश? इनकी बात कर लें तो कोरम के अभाव में हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, कोरम के अभाव में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पात्र हैं, इन्हें सीजीआई राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मतलब जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब जरूरत पड़ जाए लोगों की यानी न्यायाधीशों की, तो उनको वहां से कुछ दिनों के लिए तदर्थ यानी उठा सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति और सीजीआई। ठीक है। इस प्रक्रिया में सीजीआई संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक लिखित अनुरोध करता है कि हमको आदमियों की जरूरत है, आप यहाँ पर भेज दिएगा प्लीज। ठीक है। अब बात करें सेवानिवृत्ति की। अब ये पेंशन कब जाएंगे, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कितना मुश्किल से निकलेंगे, कितने आराम से निकलेंगे। अनुच्छेद 128 महामहिम के बारे में कहा गया है, ये सेवानिवृत्ति कब लेंगे। सीजीआई राष्ट्रपति की अनुमति से आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की योग्य नियुक्ति कर सकता है। अगर जो पेंशन चले गए हैं, पेंशन ले लिए हैं, उनको फिर जरूरत पड़ जाए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, क्या जो रिटायर हो गए उनको फिर से लिया जा सकता है? तो लिया जा सकता है। कहाँ लिखा है? तो यहाँ लिखा है 128 में। जो पेंशन चले गए, सेवानिवृत्ति हो गई, उनको राष्ट्रपति जी सीजीआई के माध्यम से उनको फिर से विशेष उस पर बुला सकते हैं। न्यायाधीशों को योग्य की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, ऐसा लिखा हुआ है। तो उनको फिर से मौका मिल सकता है 6 महीने 8 महीने, जब भी उनकी जरूरत पड़े, हो सकता है उनके पास अनुभव हो, उनका कोई केस पेंडिंग में हो, उनको बुलाना पड़े तो उनको फिर से राष्ट्रपति के द्वारा फिर से नियुक्ति हो सकती है। अभिलेख न्यायालय की बात करें, अभिलेख क्या है? तो अनुच्छेद 129 कहता है, इसका अर्थ है कि ऐसा न्यायालय जिसके निर्णयों का अभिलेख यानी रिकॉर्ड, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, जो भी वचनीय है शासन, जो बोल दिया वो कानून बन गया। ठीक है। सुरक्षित रखा जाता है और निर्णयों को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत स्वीकार किया जाता है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह है, जैसे मान लो किसी मामले में उन्होंने कोई अपना न्याय सुना दिया, उस न्याय जैसा ही एक और केस होता है आगे, तो जो पहले सुनाया जा चुका है वो कानून बन चुका। अगली जो सिचुएशन वैसी ही थी, वैसे सिचुएशन में वही न्याय काम करेगा जो बोल दिए थे पहले।
इसलिए कोई भी निकला हुआ स्टेटमेंट जज के मुंह से अपने आप में एक कानून होता है, और ये कानून होता है इसीलिए आर्टिकल 129 कहता है जो भी बोल चुके हैं वो एक क्या है, कानून है। तो इसका अर्थ यही है कि जिसके निर्णयों का अभिलेख या रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है उसे हम अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो आज तो क्लास इतनी रह गई, अगला जो पार्ट है क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है आपको नींद आने लगेगी, इसलिए मैं टुकड़ों में रिकॉर्ड करूंगा। आगे एक क्लास स्पेशल इनके क्वेश्चन बना दूंगा, पूछिए कैसे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में अगली में, हम उसी चर्चा के साथ में। किताबें आपके साथ बहुत हो गई, लेकिन सिर्फ उनको समझना है और कुछ नहीं है। मेरे इस पढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो एक माध्यम हूँ, सिर्फ सिखाने वाला, एक रास्ता बताने वाला। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप देख ही रहे होंगे, आप थोड़े से जानकारी रखते हैं तो आप किताब खोल के बैठे होंगे और जगह जगह उनको निकाल रहे होंगे, खोज रहे होंगे, और खोज ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम जल्दी क्लास में। थैंक्स फॉर